नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। 2024 में आए लगभग 180 इक्विटी एनएफओज में से 100 से ज्यादा सिर्फ थीमैटिक और सेक्टोरल फंड के थे। लेकिन धूमधाम के साथ आए ये थीमैटिक एनएफओ अपने रिटर्न के मामले में फिसड्डी साबित हुए। ज्यादातर फंड्स तो अपने मार्केट इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से निवेशकों का एग्जिट इससे काफी जल्द होने लगा। तो क्यों फीकी पड़ गई सेक्टर और थीमैटिक फंड की चमक? क्या होना चाहिए इन फंड से एग्जिट का प्लान? जानने की कोशिश करेंगे क्यों थीमैटिक और सेक्टोरल फंड का रिटर्न हुआ है धड़ाम। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे करते हैं बातचीत की शुरुआत। कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी हमारे साथ और निमित्त कंसल्टेंसी के फाउंडर नितेश बुद्धदेव भी हैं। विकास और नितेश दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो एक टाइम तो ऐसा था, सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स का जलवा हुआ करता था। हमने 2024-23 में देखा ज़्यादातर एएमसी सेक्टर्स और थीम्स को एक्सप्लोर कर रही हैं, उनको निवेशकों के सामने, रिटेल इन्वेस्टर्स के सामने पेश किया जा रहा है और हर एक थीम का, हर एक साइकिल का फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई। लेकिन हमने पिछले कुछ महीनों में साल 2025 की शुरुआत में देखा ये जो थीम्स और सेक्टर्स हैं वो कुछ खास आकर्षक निवेशकों को नहीं लग रहे हैं। विकास, क्या बड़े रीजंस हो सकते हैं कि थोड़ी बहुत चमक सेक्टर्स और थीम्स की फीकी पड़ती नजर आई है? धन्यवाद स्वाति, अपने शो में बुलाने के लिए। हेलो निमित भाई। देखिए स्वाति, क्या हुआ 2020 में, अगर आप देखें कोविड के बाद में जो एकदम से कोविड के कारण जैसे फार्मा का एकदम से स्पर्ट आया, फार्मा सेक्टर की तरफ रुझान गया लोगों का, और फिर आईटी का हुआ, फिर फॉलोड बाय अगर आप देखेंगे 21-22 के आसपास अगर आप देखेंगे तो अचानक से पीएसयूज एकदम लोगों की नज़र में या फंड मैनेजर्स की नज़र में आए, और पीएसयूज के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के ऊपर भी एकदम से रुझान आ गया लोगों का। तो ये जो ट्रेंड बना, और जब ब्रॉड बेस्ड रैली होती है तो उस समय क्या होता है कि फंड मैनेजर्स ये देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे उनको ज्यादा एक अल्फा मिलने की उम्मीद है, और वो ये फंड लॉन्चेस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक ब्रॉड बेस्ड रैली हो रही थी, बहुत सारे निवेशक जुड़ गए। अगर आप डीमैट के हिसाब से देखें तो भी बहुत सारे डीमैट जो 3-3.5 करोड़ वाले थे 10-12 करोड़ के ऊपर आ गए। म्यूचुअल फंड फोलियोज भी हमारे जो आप देखें आप 5 करोड़ के ऊपर आ गए। तो बहुत सारे जब नए निवेशक जुड़ने लग गए, एकदम इक्विटी इनफ्लोज आने लग गए, कहीं ना कहीं फंड मैनेजर्स के ऊपर भी ये प्रेशर आ गया। आप कह सकते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा फंड लॉन्च करने पड़ गए कि ये जो एयूएम आ रहा है इसको किस तरीके से हम लोगों के पास और एक बास्केट में नए फंड्स को ऐड करके लेके आए। लेकिन ये जो चीजें थी, ये जो ब्रॉड बेस्ड रैली हुई 3-4 साल की, उसके बाद शायद जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस एकदम से शुरू हुई वो फैक्टर इन नहीं की थी, या वो सोचा नहीं था फंड मैनेजर्स ने, या जितने भी आप मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी नहीं सोचा था। उसके बाद ये ट्रम्प की जब विक्ट्री हुई, उसके बाद जो ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर जो शुरू हुआ वो भी किसी ने फैक्टर इन नहीं किया था, जिसकी वजह से आप देखें पिछले कुछ टाइम से नॉट ओनली इंडिया, लगभग हर एक कंट्री की मार्केट्स आप देखें तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी से जूझ रही है। और जब ऐसी कंडीशंस आती है कि बहुत सारी वॉलेटिलिटी होती है, उस समय लोग पैनिक में आते हैं। न्यू इन्वेस्टर्स हैं, कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से जब सिचुएशंस होगी तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। और ऐसे केस में जब आता है तो एक पैनिक भी आता है, और पैनिक में बहुत सारा आप देखेंगे रीशफलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग होती है। इनफैक्ट फंड मैनेजर्स भी ये देखते हैं कि अगर टैरिफ वॉर हो रहा है तो किस तरीके से डोमेस्टिक ओरिएंटेशन वाले जो कंपनीज या सेक्टर्स हैं उसमें फोकस किया जाए, यूएस बेस्ड जो डिपेंडेंसी है वो कम की जाए। तो वह फंड मैनेजमेंट साइड पे भी देखा जाए तो बहुत सारा रिस्ट्रक्चरिंग होता है। ऐसे केस में जब एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड भी स्ट्रगल करने लग जाए किसी तरीके से इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं, तो सेक्टर फंड, स्पेशली वो सेक्टर फंड जो किसी वजह से उस समय उस माहौल में बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं है वो माहौल उनके लिए, वो सबसे ज्यादा बीटिंग लेते हैं। हाउएवर अगर आप डिफेंस सेक्टर की बात करें लास्ट एक साल में देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर हैज डन फार बेटर बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो सेक्टर फंड्स का ये कैरेक्टरिस्टिक ही है कि वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला जो ये सेगमेंट होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो जब ये वॉलेटिलिटी स्टार्ट हुई, इसमें बहुत सारे ऐसे थीमेटिक फंड्स या सेक्टर फंड्स थे जिनके लिए ये माहौल उस समय इतना कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, बारिंग 1 और 2। जैसे थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, बिकॉज आरबीआई की पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं, तो मोटा मोटा ये हाई वॉलेटिलिटी जोन में सेक्टर फंड्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। बिल्कुल। तो ये कुछ फीका प्रदर्शन रहा है थीम्स और सेक्टर्स का, खासतौर पर साल 2025 के पहले हाफ में। हमने जब स्टडी किया डेटा नितेश कुछ एनएफओज का,
और उसमें जो टॉप परफॉर्मिंग एएमसीज हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई, उनके जो थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स रहे हैं आए तो बहुत बढ़ चढ़कर, लेकिन रिटर्न के लिहाज से इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वो निराशाजनक ही रहे हैं। हम आपको डेटा भी दिखाएंगे कि थीमेटिक एनएफओ का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है 2024 में। इसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, एनर्जी थीम हो गई या कंजम्पशन थीम हो गई, ये कुछ थीम्स है जो आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सिक्लिकल होने के चलते लोगों का जो ध्यान है इनसे ज़्यादा जल्दी निकल गया, या फिर मार्केट वॉलेटिलिटी एक बहुत बड़ी वजह रही है साल की शुरुआत के 6 महीनों में, जिसने लोगों को थोड़ा सा एक अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट या रिस्की इन्वेस्टमेंट लेने से अपने आप को रोका है। बिल्कुल स्वाति, जैसे आप बता रहे हो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2024 में तकरीबन 180 एनएफओस आए, उसमें से तकरीबन 105 मतलब 60% एनएफओ सिर्फ सेक्टर और थीमेटिक फंड के थे। स्वाति, बिफोर में आपके पर्टिकुलर सेक्टर की जो बात कर रहे हैं उस पर आंसर दूं, उसके पहले मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सेबी के रूल के तहत मेरे पास अभी मार्केट कैप वाइज सिर्फ एक ही फंड हो सकता है। तो अगर मेरा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक ही फंड हो सकता है, मिड कैप एक ही हो सकता है, स्मॉल कैप एक ही हो सकता है, मल्टी कैप भी एक ही हो सकता है, ऐसे हर एक सेगमेंट में मेरा सिर्फ एक ही फंड हो सकता है। बट जब आती है बात स्वाति सेक्टर और थीमेटिक फंड की, जितने भी सेक्टर थीमेटिक फंड आप चाहो आप उसमें एनएफओ ला सकते हो, नए फंड ऑफर कर सकते हो। एक रीजन ये रहा कि इतने सारे हमको एनएफओ देखने को मिले। दूसरा चीज, आज भी वो मेंटालिटी चल रही है कुछ नया दिखाओ, और वो 10 रुपए की एनएवी, उसके तहत लगभग 88,000 करोड़ एनएफओ में पैसे आए हैं 2024 में। अभी स्वाति, जब ये थीम्स लॉन्च होती है या तो सेक्टर लॉन्च होता है, दो कंडीशन रहती है कि मार्केट बुल फेस में रहेगा, और वो पर्टिकुलर मोस्ट ऑफ द एनएफओ सेक्टर फंड और थीमेटिक में ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट बुल रन में है, और वो पर्टिकुलर सेक्टर भी आइदर बुल रन में है या चर्चा में है। जैसे विकास जी बात कर रहे थे डिफेंस फंड, जब ग्लोबल वॉर की कंडीशन चल रही है या इंडिया में कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं जो वॉर रिलेटेड है, तो फिर आपके डिफेंस रिलेटेड चीज वैसे ही चर्चा में है। अगर वो टाइम पे कोई डिफेंस एनएफओ आएगा तो पब्लिक का इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, बिकॉज सबको लगता है कि ये चीजों की बहुत आवश्यकता रहेगी फ्यूचर में, और उसी के तहत मार्केट भी हीटअप है। और वही टाइम पे अगर जो फंड आ रहा है और उसमें कोई सब्सक्राइब कर रहा है सिर्फ वही नरेटिव को लेके, रियलिटी से काफी दूर होगा, वो नरेटिव को लेके कोई इन्वेस्ट कर रहा है स्वाति, तो उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, बिकॉज वो सेक्टर, वो थीम ऑलरेडी हीटेड है। एंड वन ऑफ द रीजन वो टाइम पे एनएफओ आने का शायद ये भी है क्योंकि ऑलरेडी वो चर्चा में चल रहा है, तो शायद एएमसी के लिए वो फायदे कारक हो सकता है एयूएम जुटाने के लिए। तो मुझे लगता है जब आप नेरो थीम, कोई भी नेरो थीम में जाएंगे स्वाति, तो ये इश्यू रहेगा। हालांकि लास्ट एक साल ओवरऑल मार्केट ने म्यूटेड रिटर्न दिया है या तो नेगेटिव रिटर्न दिया है, उसके कारण भी काफी सारे एनएफओ पीटे हैं, तो सेक्टर फंड का भी यही हालत हुआ है। तो बिल्कुल ये एक्चुअली इस पूरा जो जियोपॉलिटिकल जो टर्मोइल हमने देखा है उसमें मैक्सिमम जो फंड्स हैं उन्होंने ब्रंट झेला है इस मार का, इस पूरे टर्मोइल का, और उसमें थीमेटिक और सेक्टोरल फंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें रिटर्न ज़्यादा है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। टाइमिंग कितना इम्पॉर्टेंट है विकास किसी सेक्टर या थीम में निवेश करने की, क्योंकि शुरुआत से ही एक्सपर्ट्स ये कहते आए हैं कि जितना ज़रूरी है एक सेक्टर में एंटर करना उतना ही ज़रूरी है उससे एग्जिट करना भी। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दे आर सिक्लिकल इन नेचर। तो टाइमिंग किस हिसाब से डिसाइड करें किसी सेक्टर या थीम की? देखिए स्वाति, जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं तो एक अपना कोर पोर्टफोलियो होता है जिसमें आपने 4 या 5 फंड्स ले लिए जो ऑल वेदर फंड्स हैं, चाहे वो फ्लेक्सी कैप थीम हो, मल्टी कैप हो, या लार्ज एंड मिड कैप इस तरीके की, या वैल्यू फंड हो, जो आपके मालूम है कि आपने फिल इट फिट इट फॉरगेट इट वाला आपने कर दिया। और इसमें हम क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात करते हैं और हम बोलते हैं कि पोर्टफोलियो को चर्न मत करिए, तो ये रूल तो अप्लाई होता ही है कि टाइमिंग मत करिए। बट जब हम टेक्टिकल पोर्टफोलियो की बात करते हैं या सैटेलाइट पोर्टफोलियो जो हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा होता है 15-20%, जिसमें हो सकता है हम गोल्ड का प्ले कर लें, या जिस तरीके से आप सेक्टर फंड्स की आज बात कर रहे हैं उसमें हमको एक टैक्टिकल प्ले कर लें, वहां कहीं ना कहीं हमें टाइमिंग करने की जरूरत होती है। बट ये टाइमिंग ऐसी नहीं है कि आपको हर हफ्ते करना है, हर 15 दिन में या हर 20 दिन में करना है। टाइमिंग इसमें भी ऐसा होता है कि कोई एक साइकिल है वो 1 से 3 साल टाइम लेता है प्ले आउट होने में,
या आज की डेट में अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये कोई एक शॉर्ट टर्म ऐसा नहीं लग रहा है कि 6 महीने का ही साइकिल है, बिकॉज द वे गवर्नमेंट पॉलिसीज आर हैपनिंग, द वे जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, या हम बैंकिंग और फाइनेंशियल की बात करते हैं। अब जैसे देखिए, कोविड के टाइम पे जिस तरीके से फार्मा सेक्टर और फार्मा से रिलेटेड जितनी कंपनीज थी, और उस वो सेक्टर फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 1-2 साल के लिए। बट जैसे ही आपने देखा होगा कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई, उसके बाद जब नॉर्मल लाइफ शुरू हो गया, लोग एकदम से अपने नॉर्मल रूटीन में आ गए, और धीरे धीरे गवर्नमेंट की पॉलिसीज ईज आउट होने लग गई, चाहे फ्लाइंग को लेके हो, चाहे किसी भी तरीके से गैदरिंग्स को लेके हो। आप देखेंगे अचानक से फार्मा सेक्टर्स और फार्मा कंपनीज धीरे धीरे वो करेक्शन मोड पे आ गई। अब उस केस में यदि कोई अपने पोर्टफोलियो में वो टेक्टिकल प्ले लेके बैठा ही रहा, तो शायद वो जो अपसाइड देखी उसको वो बुक नहीं कर पाए, वो पेपर पे दिखी और पेपर पे ही रह गई, बट एक्चुअल में उसको बुक नहीं कर पाए। तो यहाँ पे टेक्टिकल प्ले में ये जरूरी होता है कि आप थोड़ा एक्टिवली उसको मैनेज करना पड़ेगा थ्रू द हेल्प ऑफ योर एडवाइजर, या खुद से अगर आप बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, या आपके जिस तरीके से आप शोज लेके आती हैं और इतना गाइड करते हैं सबको, ये 3-4 जो मीडियम होते हैं अलग अलग सोर्सेज से जब लोगों को पता चलता है कि हाँ ये साइकिल जो है वो प्ले आउट हो गया है या होने वाला है या इसमें अभी और भी है, तो थोड़ा वो आप ये कह सकते हैं कि ये सबके लिए नहीं है। इट इज फॉर सेवी इन्वेस्टर्स, थोड़े सीजन इन्वेस्टर्स। सो टेक्टिकल प्ले मैं ये जरूर बोलूंगा सबके लिए नहीं है, न्यू कमर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। जो मार्केट को और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को समझते हैं, जिन्होंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, ये शायद उनके लिए है। और आइडिया क्या है? आइडिया है कि थोड़ा सा अल्फा जनरेट करना है। अल्फा मींस जो एक ऑल वेदर फंड आपका रिटर्न जनरेट कर रहा है, उससे मे बी 2 to 3% एडिशनल रिटर्न जनरेट की जाए। बट ये इस तरह की जो एडिशनल अल्फा या रिटर्न है, वो रिस्क भी लेके आती है। वो रिस्क आता है आप उस साइकिल से एग्जिट कर पाए कि नहीं कर पाए। तो ये टाइमिंग की जब आप बात करते हैं, तो मैं ये जरूर आपकी बात से सहमत हूं कि जब आप कोई टेक्टिकल प्ले ले रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सेक्टर का पीक आउट होने वाला हो या हो चुका है, तो आपको एग्जिट करना भी आना चाहिए। तो बिल्कुल, तो एग्जिट कब करना है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एंट्री कब कर रहे हैं उस फंड में। अब जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं नितेश, कि एक पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड्स या फिर सेक्टर फंड कितनी मात्रा में होनी चाहिए, क्या उसका एलोकेशन होना चाहिए, तो एक सही प्रपोर्शन क्या है, कितना एक्सपोजर रखें ऐसे फंड्स का? बिल्कुल स्वाति, जब हम एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे विकास जी बता रहे थे, एक आपका होता है कोर अलोकेशन और दूसरा होता है आपका सैटेलाइट अलोकेशन। तो कोर और सैटेलाइट का अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज भी देखूं, तो आपका तकरीबन रहता है 70-75% आपका कोर अलोकेशन होना चाहिए, जो ऑल थीम, उसको ऑल वेदर आप बोल सकते हो, जैसे फ्लेक्सी, मिड कैप, मल्टी कैप, तो वो आपका 65-75 के तकरीबन होना चाहिए। और जो बैलेंस है 20-25%, वो आपका गोल्ड हो सकता है, फॉरेन इक्विटी हो सकता है, या तो कोई थीमेटिक भी हो सकता है, या सेक्टर फंड हो सकता है। बट ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि थीमेटिक या सेक्टर फंड आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा आपके शो के माध्यम से, जब बात आती है हम लोग कोई पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं स्वाति, तो हम थीमेटिक और सेक्टर से थोड़े दूरी रहते हैं, और जब अलोकेशन देते हैं तो भी अप टू 5% देते हैं। बट ऑफकोर्स कोई लर्नेड इन्वेस्टर है और उसको लगता है कि वो सेक्टर को बराबर ट्रैक कर सकता है, या वो थीम को समझता है, तो उसमें बिल्कुल जाए। बिकॉज स्वाति, मैं एक कम अलोकेशन, या तो एक रीजनेबली मैं बोल रहा हूं, एक 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए थीमेटिक में। मेरा इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस है, उसमें आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वैसे ही कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी थीम, इतने सारे सेक्टर, और जैसे आप विकास जी बता रहे थे, आप बता रहे थे कि एंट्री एंड एग्जिट दोनों भी आप समझ के नहीं आओगे उसमें, या आप नहीं समझ पाओगे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है पोर्टफोलियो के लिए। तो हमने देखा है अक्सर स्वाति कि ये पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी गारंटेड लेके जाता है, बट जरूरी नहीं है कि अच्छा रिटर्न भी लेके आएगा। उल्टा ऐसा हो सकता है कि वो एक आपको एक माइनस, अच्छा खासा एक, मैं बोलता हूं एक सबड्यूड रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। और उसका अगर एग्जाम्पल देखूं स्वाति में, तो हमने देखा है इंफ्रा फंड 2007-8-9 में जो इंफ्रा फंड, सेक्टर फंड लॉन्च हुए थे, 7-8 साल के बाद भी वो एक फ्लैट रिटर्न दिया है। 2021-22 में स्वाति आपको याद होगा ईएसजी फंड चल रहे थे, आज ईएसजी की कोई बात भी नहीं कर रहा है। सो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, ऑफकोर्स आपके पोर्टफोलियो में उसकी जरूरत है, तो वो सैटेलाइट वाला जो आपका पोर्शन है 20-25%, उसमें 5-10% जितना एलोकेशन हो सकता है, बट सोच समझ के आइए, बिकॉज रिटर्न की गारंटी तो नहीं होती है फंड में, बट इसमें वॉलेटिलिटी की गारंटी सबसे ज्यादा है, बिकॉज शायद मिड एंड स्मॉल कैप से भी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, और रिटर्न शायद आपके मिड एंड स्मॉल कैप को मैच हो जाए। सो मैं प्रीफर करूंगा कि शायद मैं मल्टी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप का एलोकेशन ज्यादा कर दूं, इंस्टेंड ऑफ गोइंग फॉर अ थीमेटिक।
जी स्वाति। ओके, तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से भी किसी सेक्टर या थीम का आप एक्सपोजर ले सकते हैं। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सेक्टर और थीम्स, ऐसे फंड क्यों चमक इनकी पड़ रही है फीकी, इस पर कर रहे हैं बातचीत नीतीश बुद्धदेव और विकासपुरी से हम कर रहे हैं ये चर्चा। विकास, एक सेक्टर या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने से पहले होमवर्क क्या करें? अब किसी को किसी एक साइकिल का फ़ायदा लेना ही है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या कंजम्पशन हो आने वाले टाइम में, तो क्या तैयारी की जा सकती है एक इन्वेस्टर के द्वारा? देखिए, सबसे पहले तैयारी तो ये है कि आपको अपने गोल्स के साथ में अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिंक करना पड़ेगा और रिस्क भी अपना मेजर करना पड़ेगा कि अपनी रिस्क एपिटाइट क्या है। अब हम जैसे निवेशकों को 3 कैटेगरी में डालते हैं, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। तो जो कंजर्वेटिव और मॉडरेट इन्वेस्टर्स होंगे, मुझे लगता है उनको तो हम, क्योंकि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में ये बोलते हैं कि आप स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर कम से कम रखें, तो सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड की तो बात ही नहीं है। मतलब ये प्योर आप ये कह सकते हैं कि जो थर्ड कैटेगरी है एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की, केवल उनके लिए ही सही है अगर उनको कोई थीमेटिक या सेक्टर फंड का एक्सपोजर लेना है। तो पहली तैयारी यही होगी कि अपना रिस्क एपेटाइट देखना है और अपने गोल्स देखने हैं कि किस के साथ लिंक्ड है। टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि वो किस तरीके से, जो पैसा आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा है, आपकी रिक्वायरमेंट कब आने वाली है। तो क्या आप किसी वजह से वो सेक्टर बीच में थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए रिटर्न ना अच्छी आई, तो क्या आप उस तरह की वॉलेटिलिटी को झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। और इसके अलावा जैसे ये भी देखना जरूरी है कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर जो है, उसमें जैसे नितेश भाई बोल रहे थे कि ऑल वेदर फंड्स ही देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उसमें भी पोर्टफोलियो का एक्सपोजर रहता ही है हर एक सेक्टर का। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है, अंडरलाइन में जो आपका ऑल वेदर पोर्टफोलियो है उसमें अगर मान लीजिए कोई ये सोचता है कि मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपोजर लेना है एज ए सेक्टर फंड, ऑलरेडी अगर उस फंड्स का आप कंस्ट्रक्ट देखिए, अगर उसमें 34-35% का हर एक फंड में एक्सपोजर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का, बीएफएसआई का, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनको वो सेक्टर फंड लेने की जरूरत है। अब हम कई बार अल्फा जनरेशन की बात करते हैं सेक्टर फंड में। सेक्टर फंड को या थीमेटिक फंड को आप एज ए हेज यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, अब आपने अगर एक गोल्ड फंड ले लिया पोर्टफोलियो में, तो वो अल्फा के लिए नहीं होगा। वो ये होगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, गोल्ड थोड़ा सा स्टैटिक रहेगा वहां पे, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कुशन देना चाहता हूं। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो अपने पोर्टफोलियो को एक जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं आपके, वो देखना बहुत जरूरी है कि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका कंस्ट्रक्ट क्या है, उसमें सेक्टर एक्सपोजर किस तरीके से है। फिर डिसाइड करिए कि मैं और ज्यादा उसमें एक्सपोजर लूं कि नहीं लूं, जस्ट इसलिए कि एक आउटलुक स्ट्रांग है। बिकॉज एंड ऑफ द डे फंड मैनेजर्स भी ये जानते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, उसमें आउटलुक अच्छा है, तो फंड मैनेजर्स खुद से भी वो एलोकेशन बढ़ा देंगे। यदि फंड मैनेजर्स ने आपके कोर पोर्टफोलियो का एलोकेशन ऑलरेडी बहुत बढ़ा दिया है और उसी पर्टिकुलर फंड या थीम में आपने भी एक अलग से टेक्टिकल कॉल ले लिया, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इतना बड़ा हो जाएगा कि पोर्टफोलियो यदि किसी वजह से मान लीजिए परिस्थितियां बदल गई तो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हो जाएगा पोर्टफोलियो का। सो इसलिए मैं नितेश भाई की बात से सहमत हूं कि स्टिक टू बेसिक एंड ऑल वेदर फंड्स, वो एक बेटर स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आप एक बहुत सेवी इन्वेस्टर हैं और समझते हैं चीजों को, तो ही आप अपना कोई भी सेक्टर या थीम का एक्सपोजर लीजिए। और ऐसे नितेश, कौन से थीम्स और सेक्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं आने वाले टाइम में, जो कि एक इन्वेस्टर को ट्राई आउट करने ही चाहिए? जैसे जैसे विकास जी बता रहे थे कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में उसकी जगह है और मुझे वो सेक्टर या तो वो थीम की समझ है और वो मेरे सैटेलाइट वाले पोर्टफोलियो में मैं उसको लेना चाहता हूँ, ये समझ के कि शायद इसमें मुझे एक लंबे समय तक रहना पड़ेगा, शायद मैं एंट्री एग्जिट को टाइम करने जा रहा हूँ, फिर भी एक लंबा समय देना पड़ेगा। फिर भी स्वाति, अगर किसी को इसमें एक्सपोजर चाहिए तो मेरी राय ये रहेगी कि आप सेक्टर ना पकड़े और थीम पकड़े। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जब मैं फार्मा सेक्टर में निवेश करता हूं तो वो बहुत ही वॉलेटाइल होगा और उसमें कोई भी तरीके का डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज ओवरऑल फार्मा नीचे जाएगा या ओवरऑल फार्मा ऊपर जाएगा, तो उसमें कोई भी तरीके का मुझे जो एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए वो नहीं मिलेगा। पर उसकी जगह पे मैं क्या फार्मा सेक्टर में ना जाके क्या ओवरऑल हेल्थ केयर थीम में जा सकता हूं? यस, बिकॉज जब मैं हेल्थ केयर थीम में जा रहा हूं स्वाति,
तब उसमें मैं प्रिवेंटिव हेल्थ वाले को ले सकता हूँ, कोई जिम कंपनी है उसको ले सकता हूँ, कोई मतलब दवाई की कंपनियां छोड़ के काफी सारी ऐसी हेल्थ सेक्टर रिलेटेड चीजें हैं उसमें भी मैं निवेश कर सकता हूँ। कोई लैब टेस्टिंग कोई कंपनी लिस्टेड है उसमें भी निवेश कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ फार्मा सेक्टर में जाऊंगा तो उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, बट मुझे रिटर्न चाहिए फार्मा जैसा या उस थीम में मैं बुलिश हूं तो मैं जाऊंगा हेल्थ केयर में। उसी तरह आप ब्रॉड बेस बिजनेस साइकिल फंड हो गए, इनोवेशन फंड हो गए, कंजम्पशन थीम हो गई, तो मेरा मानना रहेगा सेक्टर से ज्यादा आप थीम चूज करें, और थीम अगर जितनी भी ब्रॉड बेस्ड है तो आपका रिटर्न अच्छा हो सकता है और एटलीस्ट वॉलेटिलिटी सेक्टर के कंपेयर में बहुत कम होगी। सो मैं बुलिश हूं इन टर्म्स ऑफ सेक्टर और थीमेटिक में। और थीमेटिक में जैसे ये ब्रॉड बेस्ड थीम है, नहीं कि मैं सिर्फ नैरो कोई थीम की बात कर रहा हूं कि नैरो थीम हो गई कि ईवी सेक्टर ना छोड़ के अगर मैं कंजम्पशन में जा रहा हूं स्वाति, तो कंजम्पशन के अंदर भी मेरा फंड मैनेजर ईवी में निवेश करेगा ही अगर उसको लग रहा है कि नेक्स्ट 5-10 साल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत अच्छे हैं, तो वो ऑलरेडी वो कंजम्पशन थीम के अंदर आ जाएगा। ना कि मुझे सिर्फ ईवी में एक्सपोजर लेना है, बिकॉज ईवी का वैल्यूएशन शायद बहुत हाई हो सकता है, या शायद जितनी एक्सपेक्टेशन है वो हिसाब से ईवी की डिमांड ना हो। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आप थीम पे फोकस करें और सिर्फ सेक्टर पे फोकस ना करें। में एक बेटर आइडिया हो सकता है एक ओवरऑल एक्सपोजर लेने का किसी पोर्टफोलियो में रादर देन अ सेक्टर। लेकिन अगर माने कोई इन्वेस्टर फंस ही गया है विकास, क्योंकि हमने जितना ज़्यादा एक टू गुड टू बी ट्रू एक पूरा एक माहौल देखा टुवर्ड सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स पिछले काफ़ी महीनों में, इनफैक्ट पूरे एक साल में, अब काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमारे तो रिटर्न ही नहीं बन रहे हैं, तो क्या अभी एग्जिट किया जाए या इंतजार करना चाहिए? देखिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए है, तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इमीडिएटली कोई एक्शन ले लीजिए अनटिल अनलेस आप ओवर एक्सपोजर है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का और सेक्टर का आउटलुक चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स पे बोले, अगर यूएस और इंडिया के बीच में अगर ये टैरिफ वाला जो है वो सुलझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमारी डिपेंडेंसी ऑन यूएस एक्सपोर्ट के टर्म्स में फार्मा सेक्टर की अधिक है और आईटी की अधिक है। अब ऐसे केस में यदि किसी का पोर्टफोलियो बहुत हाई एक्सपोज्ड है फार्मा एंड आईटी की तरफ, तो मैं ये बोलूंगा कि इंक्रीमेंटल आप एक्सपोजर थोड़ा रुक के लीजिए, या अगर आपने लिया है थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अपनी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है पोर्टफोलियो में उसको सुधारना भी कोई बुरी बात नहीं है, पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो यदि मान लीजिए बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में और सेक्टर इज गोइंग थ्रू लिटिल बिट ऑफ पेन, तो इट इज गुड टू वेट एंड वॉच, और थोड़ा सा मे बी अपॉर्चुनिटी मिले तो ऐड करिए, और जब एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनेगा तब वहां से वो आप एग्जिट कर लीजिए। बट बहुत ज्यादा रीशफलिंग मत करिए, बिकॉज इवन आज की तारीख में आप देखेंगे स्वाति, तो थोड़ा सा ऑल वेदर फंड्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं आज की तारीख में, इस जो पूरी परिस्थितियां बनी हुई हैं आज की डेट में। ओके, तो ये रही आपके लिए सेक्टर्स और थीम्स में इन्वेस्टमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी। एंट्री का टाइम क्या हो, एग्जिट कब करें, और कैसे आप ऑल वेदर फंड्स में इन्वेस्ट करके भी सेक्टर और थीम्स का एक्सपोजर ले सकते हैं। धन्यवाद करेंगे विकास और नितेश हमारे साथ आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।